नमस्कार। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम कला संगम में मैं प्रतिमा शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं वो पल सबसे खास होता है, सबसे बेहतरीन होता है, जिसमें हम आप सब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और खुशियों को बांटते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है, अ डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड। वहीं काका हाथरसी लिखते हैं कि प्रकृति बदलती कण कण देखो, अणु बदलते कण कण देखो, तुम निष्क्रिय से पड़े हुए हो, भाग्यवाद पर अड़े हुए हो। छोड़ो मित्र पुरानी ढपली, कुछ तो परिवर्तन लाओ, छोड़ पुरानी बातों को, कुछ तो स्टैंडर्ड बढ़ाओ। जी हाँ, स्टैंडर्ड बढ़ाने से यहाँ ये मतलब होता है कि हम उन सारी विसंगतियों को दूर करके एक दूसरे में खुशियाँ बांटें, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। हास्य व्यंग्य कविताओं पर तमाम कवियों ने अपनी कलम चलाई है। उन्हीं में से एक हैं आज हमारे साथ हास्य कवि लेखक श्री महेश गर्ग जी, जो प्रशासनिक सेवा में रहते हुए देश की सेवा भी कर रहे हैं और अपनी कलमबद्ध कविताओं से, लेखों से दुनिया को हंसा रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करने से पहले एक नज़र डालते हैं उनकी कलामयी यात्रा पर। एक ऐसा हास्य कवि जो आम आदमी के मन की बात को सहजता से कह जाने का हुनर रखता है, जो उदासियों को भी हंसाने का दम रखता है। जब वो खुलकर कविताएं सुनाते हैं तो लोग तालियों से उनका स्वागत करते हैं। वो है हास्य कवि लेखक महेश गर्ग बेधड़क। एक श्रेष्ठ हास्य व्यंग्यकार के साथ साथ आप कुशल प्रशासक हैं। पिता श्री प्रयाग नारायण गर्ग और माता श्रीमती प्रेमवती गर्ग की प्यारी संतान श्री महेश गर्ग बचपन से ही मेधावी रहे हैं। लगभग 19 वर्ष की आयु में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद आईआईटी दिल्ली से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक की पढ़ाई पूरी की। वर्तमान में आप भारतीय रेल में उच्च प्रशासनिक पद पर कार्यरत हैं। आपने पहली कविता स्कूल में हुए काव्य पाठ में सुनाई और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कवि महेश गर्ग की महत्वपूर्ण रचनाओं के शीर्षक ने उनके मन में हास्य व्यंग्य कवि बनने की उत्कंठा जगा दी थी और ये यात्रा 80 के दशक से प्रारंभ होकर आज भी अनवरत जारी है। ठहाका एक्सप्रेस बर्फियां व्यंग्य की हास्य रचनाओं के साथ साथ तमाम हास्य कविताएं एवं लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आपने दिग्गज हास्य कवियों के साथ मंच साझा किया है। महामूर्ख सम्मेलन से लेकर अट्टहास की गूंज काव्य प्रेमियों तक आपने पहुंचाई है। लाल किले के प्रांगण से आपकी कविताओं का हास्य मनोरंजन जन जन तक पहुंचा है। आपको काका हाथरसी सम्मान, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार के साथ साथ उत्कृष्ट प्रशासनिक सेवा के लिए रेल मंत्रालय ने भी सम्मानित किया है। हमारी जिंदगी क्या है, इसे हम जी के सीखे हैं। हमारी जिंदगी क्या है, इसे हम जी के सीखे हैं। कहीं खारों की सेजे हैं, कहीं गुल के दरीचे हैं। चरागो मशवरा है तुम किसी की ओट ले लेना। चरागो मशवरा है तुम किसी की ओट ले लेना। चिमनियाँ कद में बौनी हैं, हवा के नक्श तीखे हैं। ये दफ्तर हाकिमों के हैं, ये रस्ते याद कर लेना। ये दफ्तर हाकिमों के हैं, ये रस्ते याद कर लेना। यहीं पर गेट के आगे हम ही दिन रात चीखे हैं। ये समतल सा हरा मैदान, मकानों की कतारें ये समतल सा हरा मैदान, मकानों की कतारें ये। मेरे दादू बताते थे कि सब पिछली सदी के हैं। यहाँ टूटे हुए से चंद फव्वारे जो दिखते हैं, यहाँ टूटे हुए से चंद फव्वारे जो दिखते हैं, कभी देखा नहीं चलते मगर शायद हंसी के हैं। मुसलसल बेधड़क मुद्दे उठाना भी जरूरी है। मुसलसल बेधड़क मुद्दे उठाना भी जरूरी है, वगरना ये कटे पर देखते हो रोशनी के हैं। वगरना ये कटे पर देखते हो रोशनी के हैं। उदास रहने की तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं,
लेकिन हंसना, हंसाना, गुदगुदाना जो इस तरह से हुनर निकाल ले तो वो किसी कला से कम भी नहीं होती। हिंदी साहित्य जगत में हास्य रस पर तमाम कवियों ने लिखा है, अपनी कलम चलाई है, हंसाया है, गुदगुदाया है और अंत में समाज के लिए एक संदेश भी छोड़ा है जिसे हम सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। चाहे वो शैल चतुर्वेदी हो, काका हाथरसी हो, बेधड़क बनारसी हो, उनको जब हम याद करते हैं तो हंसे बिना रह भी नहीं पाते। उसी परंपरा को हमारे आज के दौर के तमाम कवि, लेखक आगे बढ़ा रहे हैं, निभा रहे हैं। उन्हीं में से आज हमारे साथ हैं श्री महेश गर्ग जी, जो अपनी कलम से तमाम विधाओं पे लिख रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं और साथ ही साथ प्रशासनिक सेवा में रहकर देश की सेवा भी कर रहे हैं। तो आइए आज उनसे हम मुखातिब होते हैं और हास्य रस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम कला संगम में। जैसा कि आज का हमारा विषय है हास्य रंग और आपने उसको अपना धर्म भी माना है, तो कार्यक्रम की शुरुआत क्यों ना आप ही के रंग से हो जाए। कविता की जो विधा है उसमें हास्य और व्यंग का अपना अलग महत्व है जी। तो जैसा आपने कहा तो मैं हास्य की व्यंग की एक छोटी सी रचना से शुरुआत करता हूँ। कई बार रेल यात्रा या हवाई यात्रा करते में ऐसा भी होता है कि आपके बगल में कोई नेतागण भी यात्रा कर रहे हों, तो उसी से मैंने 4 पंक्तियां बनाई हैं कि फ्रंट रो में एक नेता चल रहे थे साथ साथ, फ्रंट रो में एक नेता चल रहे थे साथ साथ, झकझकाती ड्रेस उनकी देखकर मैंने कहा 3 पीढ़ी से यही पोशाक, कोई खास बात। वो जरा से मुस्कुराए, कवि से कोई क्या छुपाए, आजकल इसके बिना पहचान नहीं है और असल बात इसमें गिरेबान नहीं है। क्या बात है, क्या बात। वही कहते हैं ना कि एक छोटी छोटी से लाइनों में जो हास्य रंग होता है वही एक उत्कृष्ट माना जाता है, जिसमें एक संदेश हो समाज के लिए। किसी भी तबके को जब आप लेकर बोलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं संदेश भी ज़रूर छुपा होना चाहिए जी। तो गर्ग जी, आज हम आपको जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपके बचपन की क्या यादें हैं, माता पिता का साथ, भाई बहनों का साथ, साथी संगी, कैसा माहौल था। देखिए, अगर मैं बचपन की शुरुआत करूं तो हम लोग तहसील स्तर के कस्बे में रहा करते थे और जो 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, गर्मी की छुट्टियां स्कूलों की, उस पीरियड में मैं अपने गांव भी जाया करता था अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ। तो मैंने जीवन को न सिर्फ नज़दीक से देखा है बल्कि उसको जिया भी है और गांव और शहर दोनों का ही जीवन जीने का मुझे भरपूर आनंद मिला है। यहाँ तक कि मैंने जो खेती किसानी के भी जो चीज़ हैं, कोल्हू भी देखा है अपनी ज़िंदगी में। मैंने कुओं से पानी भरते हुए लोगों को भी देखा है। और खेती किसानी भी की आपने? खेती किसानी मैंने नहीं की, लेकिन हमारे जो चाचा ताऊ वगैरह थे वो खेती किसानी करते थे तो उनको भी नज़दीक से। तो गर्ग जी, आप कहाँ, कौन सा गांव है आपका, कहाँ आपका जन्म हुआ? मेरा जन्म हुआ आगरा जिले का ही एक गांव है जिसका नाम है मोहरे का पुरा। अच्छा। ये एक सैया तहसील का एक हिस्सा है। तो हाँ, मैंने रह कर के सारे जीवन के तमाम ये जो आयाम है वो देखे हैं, जिए हैं। आप जैसे कि प्रशासनिक सेवा में हैं और हास्य रस पर लिखते हैं, इसके अलावा और भी अलग अलग विधाएं हैं जिस पर आप लिखते हैं। जी, मैं भारतीय रेल सेवा का 1987 बैच का अधिकारी हूँ और मैंने कविता में हास्य व्यंग, श्रृंगार, वीर रस और सामाजिक सरोकार, गजल, मुक्तक ऐसे कई विधाओं में लिखा है। परंतु मूलतः मैं मंच पर जहाँ तक अपनी अभिव्यक्ति देने का सवाल है उसमें मैं मूलतः हास्य व्यंग पर केंद्रित करता हूँ। आपके जो प्रेरणा स्रोत थे वो कौन से कवि रहे हैं? देखिए, प्रेरणा स्रोत यूँ तो कई कवि रहे हैं, लेकिन मैं अगर शुरुआत करना चाहूँ तो सबसे पहले हिंदी कविता की जो समझ मेरे अंदर आई उसमें आप समझिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस को अगर छोड़ दिया जाए तो काका हाथरसी ही ऐसे कवि थे जिनकी वजह से हास्य व्यंग, बल्कि उनकी में हास्य की अधिकता रहती थी। तो जब मैं 7वीं क्लास में था, 1976-77 की बात है, तब सबसे पहले मैंने काका की कुछ पुस्तकें पढ़ी थी, काका के धड़ाके, हंसगुल्ले। तो उन्हीं से मुझे हास्य कविता की समझ पैदा हुई। जी,
और गर्ग जी, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो रेडियो पर हंसगुल्ले और काका हाथरसी के बड़े चढ़ा करते थे और लोग कान लगा के सुना करते थे, ठहाके लगाया करते थे। तो गर्ग जी, जो आपने पहली कविता लिखी, कहते हैं ना कि कोई भी विधा की जब शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं शब्दों से ही शुरू करता है, साहित्यकार हो या लेखक हो, कवि हो। आपने हास्य रस को चुना, तो आपने जब अपनी शुरुआत की तो वो कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? देखिए, ज़्यादातर कवि ऐसा नहीं है कि कोई हास्य व्यंग या वीर रस से शुरुआत करता है, किसी भी विधा में लिखता है। हाँ, वो किसी भी पहले चीज़ को लेता है। सबसे पहले जब बच्चे लिखना शुरू करते हैं तो वो एक तुकबंदी से शुरू करते हैं जी अक्सर। जी जी जी। और फिर जो जो भी उसको आसपास घटित होने वाली चीज़ें हैं उनसे कहीं कविता की शुरुआत करते हैं। हास्य मिल गया तो हास्य, व्यंग मिला तो व्यंग। तो ये धीरे धीरे निखरने वाली चीज़ें हैं। कोई पहले दिन से हास्य व्यंग का कवि नहीं होता। हास्य व्यंग का कवि अक्सर बाद में बनता है, क्योंकि जीवन में हास्य पैदा करना, व्यंग पैदा करना थोड़ा सा कठिन है। बहुत कठिन है, थोड़ा सा नहीं गर्ग जी, बहुत कठिन है। कहते हैं कि हंसाने वाला जो होता है वो बहुत ही मेहनत और किस तरीके से उन विषयों को चुनता है और सामने वाले को हंसाता है, ये बहुत कठिन बात होती है। तो आपकी जो हास्य कविता की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई फिर? हास्य की कविता आप मानिए मैंने करीब 1985-86 से शुरू की। अच्छा। उसके बाद मुझे जल्दी ही कवि सम्मेलनों में जाने का मौका भी मिला, बल्कि 86-87 में डॉक्टर अशोक चक्रधर, शैल चतुर्वेदी जी और मनोहर जोशी जी वगैरह के साथ भी मैंने काव्य पाठ किया है। तो जब पहली जो प्रस्तुति आपने मंच पर दी और इतने बड़े बड़े दिग्गज थे आपके सामने, शैल चतुर्वेदी जी का आपने नाम लिया, अशोक चक्रधर जी का लिया, उस समय कैसी आपकी जो मन स्थिति थी वो क्या थी? मन स्थिति एक्चुअली उन लोगों के साथ में मंच साझा करना अपने आप में एक उपलब्धि थी, बहुत बड़ी उपलब्धि जी। उस दिन के बाद से मुझे ये लगने लगा कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ और अपने जो हॉबी है, जो शौक है, उसको एक केवल टाइम पास की जगह मैं उससे कुछ सामाजिक सरोकार की बातें और अच्छे बड़े ख्यातिलब्ध मंचों पर जाकर के मैं अपना काव्य पाठ कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ जी। तो वो कविता जो आपने पहली बार सुनाई मंच पर, याद है? आप सुनाना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे? पहली बार जो मंच पे सुनाई वो कविता तो ऐसे याद करना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन शुरुआती मतलब कम से कम आज से 30 साल पहले वाली एक दो रचनाएं मुझे जो याद है वो सुनाता हूँ। हाँ। कि कई बार बोलचाल की भाषा में हास्य पैदा हो जाता है। जी जी बिल्कुल। मुझे याद है एक बार मैं अपनी पत्नी के साथ एक फिल्म देखने के लिए गया। कुछ कुछ होता है, इंटरवल तक तो कुछ हुआ ही नहीं। तो जब हम फिल्म देख के लौटने लगे तो पत्नी बोली, हाँ। आप मुझे इतना प्यार नहीं कर सकते जितना शाहरुख खान काजोल को करता है। मैंने कहा दोनों की परिस्थितियां डिफरेंट हैं। पहली बात तो ये कि उसे प्यार का नाटक केवल 3 घंटे के लिए करना है, यहाँ तो जिंदगी भर का मरना है। दूसरी बात ये, उसे प्यार करने के 1-2 करोड़ रुपए मिलते हैं, यहाँ मिलना करना तो दूर, जिस दिन ढंग से प्यार कर लो तो 10-5 हज़ार की चोट लगना तो मामूली चीज। क्या बात है। ऐसे ही रोजमर्रा की घटनाओं से हास्य पैदा हो जाता है। तो आपके जो विषय होते हैं गर्ग जी, वो क्या रहते हैं आपके विषय? किस तरीके के विषयों को चुनते हैं? विषय तो आप ये मानिए कि ज्यादातर सभी कवियों का ये होता है कि जो दिखा सो लिखा। हाँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसी सीधी सपाट चीज दिख रही है आप वैसी की वैसी ही कह दें। उसमें आपको हास्य और व्यंग पैदा करने के लिए कई बार शब्दों का चयन हो, ये वो इस तरीके से रखना पड़ता है कि बाद में कविता को एक संदेश भी दे के जाए। तो शुरुआत में माहौल बनाना एक अलग बात है, परंतु बाद में आप ऐसी कविताएं कहना चाहते हैं जिससे एक संदेश जाए। मैं आपको एक अपनी शुरुआती कविताओं में 4-6 पंक्तियों की धरती माँ के ऊपर मैंने एक कविता कही है कि एक दिन जब मुझसे नहीं गया रहा तो मैंने धरती माँ से कहा कि माँ, तुम्हारे मन में क्या है ये तो मुझे नहीं पता, मगर एक बात तुम्हें मेरी सौगंध सच सच बता कि क्या तेरे मन में ये विचार कभी नहीं कौंधते हैं कि दिन भर ये करोड़ों लोग तुझ पर चलते हैं, अपने पैरों से रौंदते हैं। क्या बात है। एक दिन जब मुझसे नहीं गया रहा तो मैंने धरती माँ से कहा कि क्या तुम्हारे मन में विचार कभी नहीं कौंधते हैं कि दिन भर ये करोड़ों लोग तुझ पर चलते हैं, अपने पैरों से रौंदते हैं। इतना सुनते ही माँ हंसने लगी, बोली बेटे पहले भगवान माँ को कष्ट सहने की क्षमता देता है और तब कहीं जाके उसको ममता देता है। जी, जी, जी। मैं माँ हूँ
दुनिया का हर आदमी मुझे अपना बच्चा लगता है, इसलिए अपने सीने पर इनके चलने मचलने से मुझे कोफ्त नहीं होती बल्कि अच्छा लगता है। बहुत सुंदर गर्ग जी, बहुत सुंदर, और इसमें बहुत बड़ा संदेश भी है। तो आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे कवि हैं जो हास्य रस पर बहुत कुछ लिखते हैं और मंच पर प्रस्तुत भी करते हैं। कहते हैं कि जो हास्य कविताएं हैं वो लिखने से ज़्यादा सुनने में बड़ा आनंद आता है, तो उसके लिए मंच की भी ज़रूरत होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? दो तरीके का काव्य होता है, एक तो श्रव्य वाला भी है और जो लेखन वाला भी है। जी जी। कविता ऐसी हो जो कि आप चार व्यक्तियों के बीच बैठ करके सुने तो उसमें कहीं भी कोई फूहड़ता का कोई समावेश नहीं हो जी। हास्य में भी इस बात का ध्यान रखना कवि के लिए आवश्यक है। मंच की बात है तो बिल्कुल मंच एक पूरे समाज को, लोगों को मिलजुल करके हंसने का एक मौका देता है, तो वहाँ माहौल अलग होता है। बिल्कुल गर्ग जी, हम फिर पीछे जाते हैं कि आपके जैसे बचपन की बात हमने की, तो आपके भाई बहन, आपके माता पिता, जो एक कहते हैं एक संस्कार हमें जो परिवार से मिलते हैं वो हमारे अंत तक, बुढ़ापे तक साथ ही चलते हैं, फिर हम अपने बच्चों को देने लगते हैं। वो कैसा माहौल था आपके घर में? नहीं, साहित्यिक माहौल था? नहीं, घर में मेरे अलावा तो और कोई रचना वगैरह करने वाला नहीं था। आपके भाई बहन? हाँ, भाई बहन किसी ने कोई गद्य या पद्य में कोई लेखन ऐसा नहीं किया। हाँ, मेरे पिताजी ने जरूर एक बार मेरे साथ बैठ कर के ही ये हुआ कि तुम काफ़ी दिन से कुछ नहीं लिख रहे हो, तो मैंने कहा कि ये तो कविता तो ऊपर से उतरती है, ये बड़ा मुश्किल है, मतलब कई बार प्रयास करने से भी नहीं होती। तो उन्होंने एक भजन की रचना की, एक 2-3 पेज का अच्छा भजन लिखा। और वैसे मूलतः हमारे यहाँ पढ़ाई का तो माहौल था, क्योंकि पिताजी अध्यापक थे, लेक्चरर थे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तो पढ़ाई लिखाई का तो अच्छा माहौल था, लेकिन कविता का ऐसा माहौल नहीं था। लेकिन जहाँ तक संस्कारों की बात है, संस्कार पे जोर हमारा घर में भी ऐसे ही रहता था बहुत, और बाकी आस पड़ोस समाज में पूरे में उन दोनों संस्कारों का बहुत बोलबाला था। और संस्कार बेहद ज़रूरी हैं एक अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि गर्ग जी, एक संस्कारी जो बालक होता है बचपन से ही, और वो फिर एक प्रशासनिक सेवा में आ जाता है और फिर वो हास्य रस को लेकर कविताओं की रचना करता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी कही जा सकती है। देखिए, हमारे जो एक वरिष्ठ गीतकार गोपाल दास नीरज जी है, उन्होंने एक बार कहा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। क्या बात। तो इसको मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि माँ सरस्वती की कृपा से एक तरफ मैं अपने शैक्षणिक योग्यता भी मेरी बढ़ती रही और दूसरी तरफ मेरी झोली में ये काव्य रचना की ये विधा भी आई, तो जिसको मैं पिछले लगभग 40 वर्षों से कविता लेखन का काम कर रहा हूँ। जी जी। तो हिंदी जगत में आपने हास्य रस पे लिखा, इसके अलावा और भी विधाओं पे आप लिखते हैं अलग अलग? हाँ, मैंने सामाजिक विषयों पे कई रचनाएं लिखी, श्रृंगार पे भी कविताएं लिखी, बल्कि श्रृंगार में ऐसी भी कविता लिखी जो अपने गणितीय संकेतों को इस्तेमाल करके भी मैंने कविताएं लिखी हैं। तो बाल साहित्य पर भी कुछ लिखा? हाँ, बाल साहित्य पर लिखा है, बिल्कुल। कुछ सुनाना चाहेंगे? जी जी, बिल्कुल, अवश्य। बाल साहित्य पर लिखते समय ये ध्यान रखना है कि हम कविता बच्चों के ऊपर थोपे नहीं, बल्कि बाल मन की जो संवेदना है, बच्चों के मन में क्या भाव आ रहे हैं, उस तरीके से मैंने एक कविता लिखने की कोशिश की है। बेटी को भूमिका में रख करके छोटी बच्ची कह रही है कि मम्मी की मैं सोन चिरैया और दादी की ताता थैया, मम्मी की मैं सोन चिरैया और दादी की ताता थैया, इसे जोर से डांटो पापा, मुझे लोमड़ी कहता भैया। जब पापा को मिस करती हूँ दरवाजे को किस करती हूँ, जब पापा को मिस करती हूँ दरवाजे को किस करती हूँ, तभी अचानक ही ऑफिस से पापा घर आ जाते हैं, आते ही बाहों में भर के चक्कर कई लगाते घर के, कंधों पर सवार होकर मैं घोड़ा खूब चलाती हूँ, फिर मैं धीरे धीरे सबकी एक एक बात बताती हूँ, जिसकी बात शुरू करती हूँ वो मुझसे घबराते हैं, बड़ा मज़ा आता है जब सब पीछे पीछे आते हैं, बातें करते 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 जब मेरा मुंह थक जाता है मेरा घोड़ा रुक जाता है, मम्मी बतिया सकती घंटों, मम्मी बतिया सकती घंटों, बच्चे तो थक जाते हैं,
सोचो कितना छोटा मुंह है, कितनी सारी बातें हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर गर्ग जी। आपने कहा आपने श्रृंगार रस पर भी लिखा है, तो उसमें महिलाओं की स्थिति को उकारा आपने? नहीं, मैं देखिए अब श्रृंगार और हास्य को जोड़ा है? हाँ, श्रृंगार को इस तरीके से देखिए, मैंने अंक गणित में एक कहते हैं BODMAS, मतलब पहले ब्रैकेट टूटता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, मतलब सबसे पहले कोष्ठक, फिर उसके बाद में भाग, गुणा, धन और ऋण। तो इस चीज को भी मैंने 4 पंक्तियों में डालने की कोशिश की, आपको सुनाता हूँ कि किस गणित में तुम लगी हो, अंक में मुझको लिटा लो। अरे क्या किस गणित में तुम लगी हो, अंक में मुझको लिटा लो, ये अधर के कोष्ठक खोलो, मुझे इनमें बिठा लो। किस गणित में तुम लगी हो, अंक में मुझको लिटा लो, ये अधर के कोष्ठक खोलो, मुझे इनमें बिठा लो। और भाग में आई हो जब से, मैं गुणनफल की तरह बढ़ा हूँ, मेरा सब कुछ है तुम्हारा, चाहे जब जोड़ो घटा लो। क्या बात है, बहुत सुंदर गर्ग जी। हास्य रंग में तनाव को दूर करना हास्य बहुत बड़ी विधा मानी जाती है, तो आप इसको कैसे करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए ऐसा है कि क्योंकि इसको उपचार माना जाता है, इंसान का उपचार है, दिमागी तौर पे उपचारित करती है ये हास्य कविता जो है। मतलब हमारा जो मन है, अगर उसमें तनाव के भाव हैं तो हमारे अंदर उसी तरीके के रस हमारी ग्रंथियां पैदा करती हैं। तो इसलिए मन में अगर सकारात्मक सोच हो, हंसने हंसाने का, दूसरों को सहायता करने का अगर मादा है व्यक्ति में, तो उसके मन में अच्छे भाव पैदा होंगे, अच्छे रस पैदा होंगे, उसका स्वास्थ्य भी अपने आप में बेहतर होता है। हिंदी के अलावा मैंने आंचलिक भाषा जैसे ब्रजभाषा है, में तो ब्रजभाषा में भी रचनाएं कई लिखी हैं। एक रचना मुझे अभी कंठस्थ है, मैं आपको सुनाता हूँ। केवल उसमें ये स्मरण रखना जरूरी है कि आड़े का मतलब है लेटे हुए और ठाड़े का मतलब है खड़े हुए जी। क्योंकि यदि हम लोग ही अपनी आंचलिक भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा इन भाषाओं को बचाना। तो उसी में एक हास्य व्यंग्य की रचना है, देखिए। अम्मा गुर्राई जी का कर रही हो मेरे कमरे में, नाती बोलो मैं फोटो खींच रही हूँ कैमरे में। अम्मा बोली कौन को है, नाती बोलो निकॉन को है। अम्मा बोली कौन को है, नाती बोलो निकॉन को है। अम्मा तुम रजाई ओढ़े ऐसी पड़ी रहो, मैं फोटो खींच रहा हूँ चिल्ला जाड़े का। तो अम्मा बोली रुक, फोटो 1 नहीं 10 खींच, पर ठाड़े का। क्योंकि आड़े की फोटो अगर काऊ बच्चा ने मेरे फोन के डीपी में डाल दी तो मुसीबत खड़ी है जागी नहीं। सब पास पड़ोसी ये पूछने आ जावेंगे कि अम्मा है कि निकल गई। आपने बताया कि हास्य रस के अलावा आपने अलग अलग विधाओं में भी लिखा है। आपने श्रृंगार की अभी हमें एक कविता सुनाई, वहीं हास्य की सुनाई कई कविताएं। संवेदनाओं पर भी कहीं ना कहीं तो नजर जाती है, दिमाग जाता है, उस पर भी लिखा है आपने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो बताया कि मैंने जिंदगी के जो ग्रामीण परिवेश है उसको भी जी भर के जिया है, और उस माहौल को भी मैंने कविता में ढाला है। एक कविता सुनाता हूँ कि मिट्टी का चूल्हा होता था, घर में चक्की होती थी। कविता का शीर्षक है क्या भूलें क्या याद करें। अच्छा। मिट्टी का चूल्हा होता था, घर में चक्की होती थी, और घर कच्चे होते थे लेकिन यारी पक्की होती थी। चलते चलते और दौड़ते जब भी हम गिर जाते थे, उठो बहादुर बच्चे हो ये कहकर हमें उठाते थे। देखो कितनी चींटी मर गई ये दिखलाया जाता था, औरों के दुख और बड़े हैं ये सिखलाया जाता था। सरकंडे की लकड़ी से घर में ही डलिया बनती थी, और 10-10 बच्चों की टोली में कैसी मस्ती छनती थी। ये पीढ़ी कैसे समझेगी ठाट बाट क्या होते थे, बैठ टाट पर भोजन करते और खाट पर सोते थे। चिड़िया के पर और कंचे की गोली लक्की होती थी, इतने खुश रहते थे जैसे रोज तरक्की होती थी। और राम राम होती जुम्मन से से भी राम राम हुआ करती थी उन राम राम होती जुम्मन से कैसी अद्भुत पीढ़ी थी, जेबों में मोबाइल नहीं थे, माचिस थी और बीड़ी थी। और पूरे मोहल्ले में जाने कितने चाचा ताऊ थे, ये क्या जाने रिश्ते तक करवाने वाले नाऊ थे। बहुत सुंदर। कानों में ताशे बजने के बोल अभी भी ताजे हैं, हमने पीतल कांसे के बर्तन मिट्टी से मांजे हैं। अब तो हंसी ठिठोली देखे जैसे सालों बीत गए, झूठी मुस्कानों के पीछे सारे आंसू रीत गए। झूठी मुस्कानों के पीछे सारे आंसू रीत गए। गर्ग जी, एक कवि
चाहे वो किसी भी विधा में लिखता हो, वो कवि रहता है, साहित्यकार ही होता है अंदर से। और कहते हैं साहित्यकार जो देखता है, सुनता है, वो अपने पन्नों पर उकेरता है। आपने भी वैसा ही महसूस किया। आपने जो ये कविता सुनाई कहीं ना कहीं दर्द भी पैदा करती है, क्योंकि वो जो पीछे छूट गया उसको कैसे पकड़ा जाए, कैसे बच्चों तक पहुंचाया जाए। तो साहित्यकार का भी एक दायित्व बनता है, उससे ज़्यादा दायित्व बनता है पढ़ने वालों का भी। जी, हमारे पूरे समाज का साहित्यकार भी उसका अंग है और श्रोता और पाठक भी उसका अंग है। सभी का ये दायित्व है कि हम अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो अपने संस्कार हैं, इनको आगे लेकर के चलें, अपनी आगे की पीढ़ी को भी दें। जैसे मैं आपको वानगी के तौर पे मैंने माँ के ऊपर कई मुक्तक लिखे हैं, एक मुक्तक आपको सुनाता हूँ। जी जी। कि सांसों का स्पंदन है वह, जीवन का एहसास है माँ। सांसों का स्पंदन है वह, जीवन का एहसास है माँ। रिश्ते सभी जरूरी हैं पर उनमें सबसे खास है माँ। सांसों का स्पंदन है वह, जीवन का एहसास है माँ। रिश्ते सभी जरूरी हैं पर उनमें सबसे खास है माँ। घी चीनी वर्जित है तुझको, क्या पकवान खिलाएगा। जितनी तेरी उम्र हुई है उतनी तो उपवास है माँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। कहीं ना कहीं माँ के ऊपर जब आपने ये कविता सुनाई गर्ग जी, माँ के बहुत करीब लगते हैं क्या? बहुत करीब। हाँ, मैं माँ और पिता दोनों का लाडला बेटा तारा रहा हूँ। और जी जी। मुझे कुछ यादें हैं ऐसी सहेजरी हुई जो आप हमें आज साझा करना चाहें? आपको बताऊं कि 79 की बात है, 1979 की, जब मैंने पहली बार हमारे स्कूल में एक काव्य पाठ प्रतियोगिता हुई। तो जैसे सारे बच्चे करते, मेरी उम्र लगभग 12.5-13 वर्ष रही होगी उस समय। तो जैसे सारे बच्चे करते हैं, किसी न किसी लेखक या कवि की लिखी हुई रचना को सुनाते हैं। तो मैंने भी एक ऐसे ही रचना, वहाँ पे तुलसी के प्रति एक रचना थी, वो सुनाई और मुझे द्वितीय पुरस्कार मिला। तो उस रचना पाठ के अंत में हमारे उसी स्कूल से निकले हुए एक पुराने छात्र थे जो कवि थे, उन्होंने उसका जजमेंट किया था। तब पहली बार मेरे अंदर ये भावना जागृत हुई कि मैं भी क्यों ना अपनी खुद की कविताएं लिखूं। तो मैंने घर आकर के सबसे पहले अपने पिताजी से ये बात साझा की कि मैं अपनी कविताएं लिखना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे न केवल ढाढ़स दिया, इतना प्रोत्साहन दिया कि वो गणित के प्राध्यापक होने के बावजूद उस दिन के बाद से उन्होंने हमेशा मुझसे ये कहा, जब भी मिले, मतलब जब अपने कॉलेज से लौट के आते थे तब भी मुझसे यही कहते थे, आज तुमने कुछ नया लिखा हो तो सुनाओ। तो बल्कि ये सिलसिला उसके बाद जो अभी 2 साल पहले उनका देहावसान हुआ, तो मतलब ये समझिए 79 से लेकर 40 साल तक ये सिलसिला चला कि जब भी मुझसे मिलते थे कहते थे कुछ नया लिखा हो तो सुनाओ। तो माँ बाप से जो आपको प्रोत्साहन बच्चों को मिलता है वही उनको आगे लेके जाता है। और उसी वजह से न सिर्फ रचनात्मक सोच मेरी पैदा हुई बल्कि मुझे साहित्य का अभिरुचि भी हुई। तो गर्ग जी, लेखन की जब हम बात करते हैं, हमारे बहुत से दिग्गज कवि हुए हैं जो हास्य रंग पर भी लिखा है, वीर रस पर भी उन्होंने लिखा है। आपने भी कुछ वीर रस पर लिखा है या लिखते हैं? नहीं, वीर रस पर मैं लिखता हूँ। कितनी किताबें आपकी प्रकाशित हुई हैं? मेरी अभी तक 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। अच्छा। लेकिन उनमें हास्य व्यंग की पहली वाली पुस्तक जो थी मेरी ठहाका एक्सप्रेस, उसमें तो मूलतः हास्य व्यंग ही ज़्यादा था। और दूसरी वाली जो है बर्फियाँ व्यंग की, उसमें लगभग 50-60% हास्य व्यंग है, पर उसके अलावा गीत गजल भी हैं, वीरस की कविताएं भी हैं। गीत गजल भी आप लिखते हैं? मैं गीत गजल। कोई गीत गजल सुनाना अच्छा, चाहेंगे? मैं कि सारे मसनद जिनके पीछे डोल रहे हैं, ये वो हैं जो कक्षाओं से गोल रहे हैं। सारे मसनद जिनके पीछे डोल रहे हैं, ये वो हैं जो कक्षाओं से गोल रहे हैं। खोया मटर और भिंडी तो पत्तल पर है, दोनों में आलू अरवी के झोल रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लिखा आपने। और गीत? मैं अकेला ही बचा हूँ जान इस पूरे शहर में, मैं अकेला ही बचा हूँ जान इस पूरे शहर में, जो इमारत की बुलंदी देखता हो खंडहर में। मैं अकेला ही बचा हूँ जान इस पूरे शहर में, जो इमारत की बुलंदी देखता हो खंडहर में। और ज्वार भाटा कह रहे हो, जानते हो चीज क्या है, हुक सी उठती है रह रह कर समुंदर के जिगर में। क्या बात है, काफी गहरी चीजें आपने लिखी हैं गर्ग जी। ये हाँ, ये तो अब कई बार
जो हम समझते हैं कि जैसे सोशल स्टडीज़ बोलते हैं, उसमें कहीं जो ज्वार भाटा और ऐसे शब्द सुने थे, उस चीज़ को लेकर के कविता में ढालने की कोशिश की गर्ग जी, है। आपने किन विषयों में पढ़ाई की है? मैं बेसिकली साइंस का स्टूडेंट ही रहा। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह, और उसके बाद में इंजीनियरिंग में मैं यांत्रिक इंजीनियर रहा, मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये आपका हुनर है कि आपने ललित कलाओं को एक्सेप्ट किया और उस पर लिखना बड़ी बात है। ये देखिए, हर व्यक्ति में मैं मानता हूँ ज़्यादातर लोगों में कुछ ना कुछ हॉबी रहती है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप उस हॉबी को, अपने शौक़ को जिंदा रखें, क्योंकि वो आपको एक रचनात्मक सोच देता है और सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। और अगर आपकी संवेदनाएं जिंदा हैं तो आप जिंदगी में जिस ओहदे पर हैं या जिस रोल को अदा कर रहे हैं, उस रोल को आप बखूबी निभा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। कहते हैं कि अंतरपट में खोजिए छिपा हुआ है खोट, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये कवि, हर कवि का यही अपना एक उत्तरदायित्व भी होता है, जो समाज को देता है, परिवार को देता है और हम सब जैसे लोगों को, सुनने वालों को, देखने वालों को देता है। लेखन में खास तौर पर हास्य रस में एक पतली सी रेखा भी होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप आज के उभरते हुए लिखने वाले, हास्य व्यंग कविताओं को लिखने वाले लोगों के लिए? देखिए, ऐसा है कि ये कविता बहुत कोई बारीक, या ये जो लाइन की आप बात कर रहे हैं कि लेखन में आपका, मैं समझता हूँ इशारा इस तरफ है कि हास्य व्यंग लिखने में और फुहड़पन में एक बिल्कुल आपने बारीक सही रेखा है। बिल्कुल तो रेखा बारीक नहीं है, बहुत स्पष्ट और मोटी रेखा है। और ये साहित्यकार का दायित्व है कि वो कभी भी इस रेखा का उल्लंघन न करे, क्योंकि बोले हुए शब्द तो कुछ समय तक रह सकते हैं, लेकिन लिखे हुए शब्द पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ग्रहण करते हैं, बच्चे आने वाली पीढ़ी ग्रहण करती है। हम लोग जो आज लिखें वो ऐसा लिखें कि कल को जब वो इतिहास बने तो जो पाठक है उसे पढ़े तो निराश न हो। बिल्कुल। तो गर्ग जी, आज आपने हास्य रस पर, वीर रस पर, संवेदनाओं पर एक विस्तार से बातचीत की, अपने बचपन को, अपनी माँ की यादों को हमसे साझा किया, और हास्य रस जिस तरीके से आज के दौर में ज़रूरी है, उस पर आप अपनी कलम भी चला रहे हैं। और आगे क्या लिख रहे हैं इस समय? बाल कविताएं पर मैं आजकल मन केंद्रित कर रहा हूँ। छोटी सी कविता है, आप कहें तो सुनाता हूँ। कि जैसे मैंने बेटी पे कविता सुनाई थी, ऐसे बेटे ने भी 4 पंक्तियों में किस तरीके से बात कहने की कोशिश की है वो बता रहा हूँ। मम्मी क्या मैं मोटा दिखता, मम्मी क्या मैं मोटा दिखता, कहती हो कम खाओ, और छोटी चिप्स कुरकुरे खाती उसको भी समझाओ। मम्मी क्या मैं मोटा दिखता, कहती हो कम खाओ, और छोटी चिप्स कुरकुरे खाती उसको भी समझाओ। और मम्मी तुमसे अम्मा अच्छी, कहती कुछ तो खा लो, और सारा वजन पढ़ाई का है, चाहो तो तुलवा लो। क्या बात है, बहुत सुंदर। गर्ग जी, आपने आज बहुत सारी बातें हमसे साझा की, और हमारे सभी सुनने वाले, देखने वाले भी आज बड़े मुस्कुरा रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनको भी गुदगुदी हुई होगी, हंसे होंगे। और हंसना वाकई में ज़िंदगी के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हम आज का जो युग चल रहा है, दौर चल रहा है, वो तनाव से कहीं ना कहीं भरा हुआ है। उसको ख़त्म किया जा सकता है हास्य रस और हास्य व्यंग की कविताओं के साथ। गर्ग जी, आप हमारे साथ रहे और इतनी बातें साझा की, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और अच्छे सुखी जीवन की शुभकामनाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सहज और सरल होना बहुत कठिन होता है, और दूसरों को हंसाना उससे भी ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन सोचिए, एक इंसान जो दूसरों को हंसाता है, वो अपने ज़िंदगी में कैसे सामंजस्य को बिठाता होगा। आइए पूछते हैं महेश गर्ग जी के अपनों से। मेरा बच्चा बहुत पढ़ाई में हो रहा था और बहुत मेहनत करी उसने, बहुत मेहनत की, और इसी में वो अपनी कविता शुरू करते रहते और पढ़ाई भी करते। उसके पापा ने बहुत उनका सहयोग किया और बहुत बहुत उनकी वो करे। बहुत ही अच्छा मेरा बेटा है, सब उनकी मेहनत है, उनके पापा की। उनने अपने बच्चा को खूब खुश रहते हैं, इसके लिए हम और
हमारा सहयोग उनके साथ बहुत आशीर्वाद है हमारा बच्चे के ऊपर। महेश जी जो कि हास्य व्यंग कविताओं की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, महेश जी को अभी 2 साल पहले काका हाथरसी पुरस्कार मिला। बट देखिए उन्होंने ये जो हास्य व्यंग की कविताओं से सामंजस्य बिठाया ना, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। नहीं तो देखिए कहाँ IIT की पढ़ाई और कहाँ हास्य व्यंग कविताएं, और वो भी हिंदी में। और उसके बाद में वो वहीं नहीं रुके, बल्कि जब वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू रेलवे डिपार्टमेंट में गए तो बड़े बड़े ओहदों पर चढ़ते हुए भी उनकी कविताओं का कद भी बड़ा होता चला गया। और कविताओं के कद में रंग भरने के लिए जब कोरोना की चाल आई तब भी वो नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इस कोरोना पीरियड का भी पूरा सदुपयोग किया। और इस कोरोना पीरियड में अस्पताल में बैठे बैठे भी वो हास्य व्यंग की कविताएं रचते रहे जब वो कोरोना से ग्रस्त हुए। देखिए सामंजस्य ज़िंदगी में कैसे बिठाना होता है, ये अगर किसी को सीखना है तो वो महेश जी से सीख सकता है। उनको कविता का बहुत शौक़ है। हमारी शादी 1993 में हुई थी, जब उन्होंने मुझसे पहली बार कहा था तुम किसी कवि को जानती हो, तो मैंने कहा सुरेंद्र शर्मा, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानती थी। और जब से वो मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मुझे लगता है शायद ही मैं कोई ऐसा कवि होगा जिसको नहीं जानती। कविता उनका पैशन है। उनके दिमाग में कोई थॉट आ गया तो बस वो लिखना शुरू कर देते हैं। वो रात को 2 बजे भी लिखना शुरू कर देते हैं और फिर वो लिख के सबसे पहले मुझे जगाएंगे कि सुनो मैंने ये 4 लाइन लिखी है। तो हम उनके पहले श्रोता होते हैं और क्रिटिक्स भी। कोरोना टाइम में हम लोग खाना बनाते थे और वो कविताएं करते थे। इतनी हास्य की कविताएं की हैं। कभी कभी हमारे घर का माहौल इतना लाइट हो जाता है कि जो भी पहली कविता होती है तो बच्चे और हम सब मिलके खूब हंसते हैं। और मैं चाहूँगी कि वो इसी तरह से और कविताएं लिखते रहें और पूरी दुनिया को हंसाते रहें। मुझे महेश गर्ग की वाइफ होने में बहुत गर्व है। मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि वो दिन दूनी रात चौगुनी बरकत करें और उनका नाम पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेशों तक जाए। मैं बस भगवान से यही प्रे करती हूँ। ही हैज़ अ वेरी हम्बल बिगिनिंग। वो ऐसे गांव में पैदा हुए। पापा ने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, अपने साथ साथ अपने भाइयों और बहनों को भी हमेशा मोटिवेट किया कि वो कुछ करें। और उनका हमेशा से एक पैशन था लोगों को हंसाना। तो जब से वो छोटे थे वो तब से लोगों को हंसाते हुए आ रहे हैं। अब जाके उन्होंने इस शौक़ को अपने साइड करियर में कन्वर्ट कर दिया है और हमें हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं। डिस्पाइट हैविंग अ फुल टाइम जॉब, he makes sure to not let go of this passion of his. Like, you know, I have always seen him actually aspire to be a great kavi as well. Despite all the difficulties, he's always told me कि जब भी बुरा दिन हो आओ साथ में हंसते हैं। तो वो ऐसे हमेशा लाफ्टर थेरेपी करने में भी बहुत विश्वास रखते हैं। एंड आई थिंक इसने हमारा एक आउटलुक और नज़रिया ज़िंदगी के लिए भी शेप किया है। तो हमें ये भी लगता है कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ भी कितना भी टफ हो जाए, हंस के एटलीस्ट हमें एक सोल्यूशन तो मिल ही सकता है, हमें थोड़ा बेटर तो फील हो ही सकता है। And I hope that my dad continues to inspire people, not just in his own family, but throughout India and beyond, and that everybody, despite such tough times, continues to laugh. कभी कभी हास्य व्यंग्य कविताएं और लेख समाज को बहुत बड़ा संदेश देकर जाते हैं। शायर निदा फाजली साहब ने क्या खूब लिखा है कि अपने गम को लेकर कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरे सामान को सजाया जाए। घर से मस्जिद का रास्ता है बड़ी दूर, कुछ यूं कर लिया जाए कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। आप सब भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियों को बांटते रहिए, यही हम सबकी ज़िंदगी है। कार्यक्रम कला संगम में आज हमने आपकी मुलाकात करवाई हास्य व्यंग्य कविताओं के लेखक श्री महेश गर्ग जी से। कार्यक्रम कला संगम के अगले अंक में एक और खूबसूरत रंग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और कला संगम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।